दक्ष बहू। मई का महीना था। सुबह से ही जैसे गर्मी का आतंक था। विवेक ने सोचा, क्यों ना श्रीमती जी का काम आसान कर दिया जाए। सुनो, ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ो, आज ब्रंच करते हैं। ब्रंच? ये क्या मम्मा? लंच और ब्रेकफास्ट के बीच के खाने को ब्रंच कहते हैं। छोटा टीटू आकर सिखाने लगा तो नीला जल्ला उठी। परेशान क्यों होते हो? पराठे सेक लो। बुने आलू पराठे और दही का रायता खाकर निश्चिंत हो जाएंगे। विवेक की फरमाइश सुन बिफर पड़ी। पराठे सेकना आसान है क्या? इस गर्मी में मुझसे चूल्हे के पास खड़े नहीं हुआ जाता। ऊपर से जितने लोग उतना स्वाद। किसी को आलू नहीं खाना तो कोई दही नहीं खाएगा। ऐसे में उसे कुछ और बनाना ही पड़ेगा। क्यों वह छोटी बहू बनकर आई है? अच्छा होता अगर बड़ी होती, आराम से छोटी पर ऑर्डर चलाती और आराम करती। नीला का इशारा बुजुर्ग सास ससुर की ओर था। बाहर का तापमान और अंदर का तापमान अब बराबर हो चला था। उसकी बड़बड़ से विवेक भी परेशान हो गया, मगर बिना इस बात का परवाह किए नीना अपनी डफली अपना राग अलाप रही थी। 2 घंटे की मेहनत लगी। विवेक और बच्चों के लिए पराठे सेक कर उसने दाल चावल भिगो दिए। मुश्किल से 11 बजे थे, मगर लगता था जैसे दोपहर हो आई। दिन भी कितना बड़ा होता है ना। बच्चों को भूख लग आएगी, ऐसे में फिर आग के पास। उफ, रसोई से छुट्टी कहाँ मिलने वाली है। यही सोचती वह आराम करने आई तो देखा बच्चे लैपटॉप में फेसबुक खोले बैठे थे। माँ, देखो चाची की तस्वीर। चाचा चाची इंग्लैंड में है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे उन लोगों का क्या है? सिर पर कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। बच्चे ही हॉस्टल में है, घूमने के सिवा काम ही क्या है। सुबह से कौन सा सूर पकड़ लिया है? तुम्हें पता भी है मेरे भाई भाभी ने कितने तकलीफें काटी है। अब अगर घूम फिर रहे हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? भाई की बात पर विवेक से रहा न गया। क्यों? क्या मैं इकलौती बहू हूँ? घर की जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी क्यों नहीं? इतनी देर से उसकी बड़बड़ सुनता विवेक अतीत में खो गया। उसकी आंखों के सामने 20 वर्ष घूम गए। जब भाभी शादी के बाद पहली बार घर आई थी, कैसा त्योहार सा लगता था। लड़कों वाले घर में जहाँ लड़की की आदत न हो, वहाँ बड़े प्रेम से सबके लिए नाश्ता बनाती और खिलाती। भाभी बहुत स्नेहमयी लगती। घर के सारे काम करके भी खुश रहती थी। भैया के तबादले के बाद जब उन्हें बाहर जाना पड़ा तो भीगी आंखों से विदा लिया था। उन्हें पता था कि वह तनख्वाह बड़े शहर में रहने के लिए काफी नहीं होगी। कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि घर के काम के साथ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस तरह वह घर बाहर व बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने में भैया का सहयोग करने लगी। पूरे 20 वर्ष लगे, तब जाकर बच्चों का करियर बना। मगर ये सब तो नीना ने देखा ही नहीं। उसे तो बस अपना दुख नजर आता। उसे लगता है कि उसके अलावा पूरी दुनिया मौज उड़ा रही है। सबसे पहले उसने घर में काम करने वाली को हटाया, जिसे रिटायरमेंट के समय से ही विश्वनाथ जी ने रखा था, ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा होती रहे। वह खाना बनाकर घर के छोटे बड़े सभी काम कर लेती थी। उसकी कर्मठता देखकर सब उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। ऐसे में नीना ने उसे यह कहकर निकाला कि वह घर की सदस्य नहीं बल्कि बाहर वाली है, इसीलिए उसे ज्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए। विवेक की माँ जानकी जी की तबीयत खराब रहती थी। उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब पूरा परिवार उसके ही नियंत्रण में था। वह बनाएगी तो लोग खाएंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे। तब जो बात विवेक न समझ सका था, वह अब जाकर समझा। इन सब हरकतों के पीछे उसका स्वार्थ था। वह इतना ही चाहती थी कि बस उसकी पूछ हो, उसकी ही महत्ता बनी रहे। जब तक विवेक अपने ख्यालों में खोया था, नीना ने मौका पाकर बड़ी बहू को फोन मिला ही दिया। वाह दीदी, अकेले अकेले लंदन घुमा जा रहे हैं, कभी भाभी को भी अपने साथ ले जाइए। हाँ हाँ, तुम लोग भी आओ। परिवार के साथ घूमने का अपना ही आनंद है। हमारी छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। मीठी मीठी बातों से आखिर कब तक बहलाएंगी? आपको भी तो परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य कर अपना अगला जन्म सुधारना चाहिए। अपने दिमाग का सारा फितूर निकाल। शांत हो गई। इधर माधवी का मूड पूरा ही खराब हो गया। वह पहले ही देवर की शादी कम पढ़ी लिखी से करने के पक्ष में नहीं थी, मगर ससुर जी के दिमाग में यही था कि गांव की कर्मठ लड़की ही परिवार संभाल पाएगी। यही सोचकर छोटे बेटे के लिए
एक भरे पूरे परिवार की ग्रामीण बहू लेकर आए। कुछ समय तक सब ठीक रहा, पर जैसे जैसे समय बीत गया रंग उतरता चला गया। उसकी बातों से दुखित हुई तो अपना टिकट कराकर ससुराल आ गई। अचानक आया देख, नीना की सिट्टी पिट्टी गुम थी, मगर माधवी का इरादा मजबूत था। आते ही एक कर्मठ लड़के को काम पर रख लिया। दीदी, मैंने इतने बरस सेवा किया है, आपको अपने साथ ले जाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, मगर आप तो अपना पल्ला झाड़ने ही मूड में है। छोटी, हम लोग फ्लैट में रहते हैं। पहली बात की बंद घरों में ऐसी ताजगी भरी हवा नहीं आती, और दूसरी बात यह है कि ये बड़े से अहाते में आम, लीची व नारियल के पेड़ ससुर जी ने अपने हाथों लगाए थे कि रिटायरमेंट के बाद इसकी ठंडी छांव में आराम करेंगे। नौकरी वाली आधुनिक बहू की जगह उन्होंने एक घरेलू लड़की चुना जो स्नेहपूर्वक परिवार की देखभाल करेगी। घर के कामों के लिए जिन्हें बहाल किया उन्हें भी तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अब गृह स्वामी को भी विदा करने पर तुली हो। इतना तो बता दो कि यह सब तुम्हारा है या उनका। मैं तो बस आपके कर्तव्य याद। इस पर तो यही कहूंगी कि समय के साथ बहुत कुछ बदला है। स्वयं काम न कर अगर बाहर से मदद लेनी पड़े तो कोई हर्ज थोड़ी है। उन्हें अपना जीवन चैन से जीने दो। उनका पैसा, उनका जीवन और उनकी पसंद, वही प्राथमिकता होनी चाहिए और कुछ नहीं। बड़ी की साफ गोई ने छोटी की छुट्टी कर दी। विश्वनाथ जी को यह एहसास हो गया कि हर हाल में पढ़ी लिखी यानी बड़ी बहू आधुनिक और समझदार है। ग्रामीण व अनपढ़ लड़कियां गृहस्थी से कहीं ज्यादा चालाकी में दक्ष होती है। इस बात का एहसास हुआ तो मन पर पड़ा भ्रम हट गया। विश्वनाथ जी बरामदे में बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे। माधवी की एक एक बात उनके मन में उतरती जा रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, वर्षों पहले उन्होंने बहू चुनते समय जिस सोच को सबसे सही समझा था, शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने सोचा था कि पढ़ी लिखी लड़की नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा, इसीलिए छोटे बेटे के लिए ऐसी बहू लाए थे जो घर गृहस्थी में निपुण हो, बड़ों की सेवा करे और परिवार को जोड़ कर रखे। मगर उन्होंने यह सही नहीं सोचा था कि घर संभालने के साथ साथ दिल संभालना भी जरूरी होता है। माधवी पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, आधुनिक कपड़े पहनती थी, अपनी सुविधा के लिए घरेलू मदद लेती थी, मगर रिश्तों की कदर करना उसे अच्छी तरह आता था। दूसरी ओर नीना ने घर के सारे काम अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे यह मान लिया था कि घर में उसका महत्व तभी रहेगा जब हर काम उसके बिना न हो सके। माधवी के जाने के बाद विश्वनाथ जी ने विवेक को पास बुलाया। बेटा जी, पिताजी, आज मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए। तुमने अपनी परेशानी दिखाई देती है। विवेक कुछ देर चुप रहा। जी, दिखाई देती है। तो फिर तुमने कभी उसे समझाया क्यों नहीं कि घर चलाना केवल खाना बनाना नहीं है। विवेक ने नजरें झुका ली। विश्वनाथ जी आगे बोले, जिस घर में कोई बीमारी हो वहाँ उसकी सेवा करना जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ बूढ़े लोग स्वस्थ है वहाँ उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार जीने देना भी संतान की जिम्मेदारी है। हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है। पिताजी, मैंने कभी आपको बोझ नहीं समझा। तुमने नहीं समझा बेटा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को लगता है कि हम उसके जीवन का बोझ है। विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय जानकी जी ने भीतर से आवाज लगाई, जीवन में सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता। दुख तब होता है जब कोई तुम्हारे लिए मन से कुछ करना नहीं चाहता। नीना यह बात सुन रही थी। उसके भीतर कुछ चुभा, लेकिन अहंकार अभी बाकी था। मैं ही तो सबके लिए करती हूँ, सुबह से रात तक लगी रहती हूँ, किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। जानकी जी ने उसे प्यार से बुलाया। बहू, इधर आओ। नीना अनमने ढंग से उनके सामने बैठ गई। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी के समय मैंने क्या सोचा था? क्या सोचा था कि मेरे बेटे को एक ऐसी पत्नी मिली है जो घर को अपने ढंग से संभालेगी। मुझे बहुत खुशी हुई थी। नीना का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि तुम घर नहीं संभाल रही हो, बल्कि घर को अपने हिसाब से चला रही हो। नीना चौंकी। दोनों में क्या अंतर है? जानकी जी मुस्कुराई। बहुत बड़ा अंतर है बहू। घर संभालने वाला व्यक्ति सबकी सुविधा देखता है, घर को अपने हिसाब से चलाने वाला केवल अपनी सुविधा देखता है। नीना के चेहरे का रंग बदल गया। जानकी जी ने
और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मेहनत में कम नहीं आती, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सास बूढ़ी है, तुम्हारे ससुर ने पूरी जिंदगी नौकरी की है और अब उसके पास अपने जीवन के कुछ साल अपने तरीके से जीने के लिए बचे हैं। मैंने कब उन्हें जीने से रोका? तुमने काम वाली को इसलिए निकाल दिया कि वह घर की सदस्य नहीं थी। तुमने घर के पेड़ों की देखभाल करने वाले माली को भी यह कहकर हटाया कि उसका खर्च बेकार है। तुमने मेरी दवाइयों तक पर सवाल उठाया कि हर महीने इतना पैसा क्यों खर्च होता है। नीना चुप थी। बहू, बचत अच्छी बात है, मगर जहाँ बचत के नाम पर किसी बूढ़े की सुविधा छीन ली जाए, वहाँ वह बचत नहीं स्वार्थ बन जाती है। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि माँ शायद लंबे समय से बहुत कुछ सह रही थी। उसी शाम माधवी ने फोन किया। विवेक, पिताजी से कहना कि कल मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। नीना तुरंत बोल पड़ी। दीदी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। माधवी ने शांत स्वर में कहा। छोटी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तब कहोगी जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि जिम्मेदारी बांटने से कम होती है, खत्म नहीं। नीना ने फोन काट दिया। उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार माधवी की बातें घूमती रही। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसे अपने चेहरे पर थकान दिखाई दी, लेकिन उसी चेहरे के पीछे एक और चेहरा था, एक ऐसी स्त्री का जिसे हर समय यह डर सताता था कि यदि उसने काम करना छोड़ दिया तो घर में उसकी जरूरत कौन महसूस करेगा। उसे बचपन की एक घटना याद आ गई। उसकी माँ बीमार रहती थी, घर में उसकी बड़ी बहन पढ़ाई करती थी और नीना ही माँ का हाथ बटाती थी। जब भी कोई मेहमान उसकी तारीफ करता, माँ कहती, मेरी नीना न हो तो यह घर एक दिन भी नहीं चल सकता। शायद वही बात उसके मन में गहरे बैठ गई थी। जरूरी होना ही उसके लिए प्यार का प्रमाण बन गया था। इसीलिए वह चाहती थी कि हर कोई उसके बिना असहाय महसूस करे। उसे पहली बार उसे व्यवहार की जड़ दिखाई दी। अगली सुबह नीना जल्दी उठी। रसोई में जाने के बजाय उसने काम वाली को फोन किया। बहन, अगर मैंने तुम्हें गलत तरीके से काम से निकाला था तो क्या तुम वापस आ सकती हो? उधर से कुछ पल खामोशी रही। भाभी, आप सच कह रही हैं? हाँ, फिर मैं कल से आ जाऊंगी। नीना ने फोन रख दिया। उसके बाद वह सीधे ससुर जी के कमरे में गई। पिताजी, विश्वनाथ जी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ बहू, मैंने माली को भी वापस बुला लिया है। विश्वनाथ जी के अखबार से नजर उठाई। अच्छा, और माँ की दवाइयाँ अब मैं समय पर ले आऊंगी। जानकी जी ने उसे ध्यान से देखा। क्या हुआ बहू? नीना की आंखें भर आई। कुछ नहीं माँ, बस मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से घर को घर समझने के बजाय अपनी परीक्षा समझ रही थी। हर समय साबित करना चाहती थी कि मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ। वह रो पड़ी। मगर इस चक्कर में मैं यह भूल गई कि घर में रहने वाले लोग मेरे प्रतियोगी नहीं है। जानकी जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। समझ गई हो तो बहुत कुछ पा लिया बहू। उसी समय विवेक भी वहां आ गया। नीना ने उसकी तरफ देखा। विवेक, आज ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाऊंगी। विवेक हंस पड़ा। तो आज हम सब मिलकर बनाएंगे। टीटू दौड़ कर आया। मम्मी, आज फिर ब्रेंच? सभी हंस पड़े। नीना ने कहा, हाँ, लेकिन आज ब्रेंच में जो मिलेगा वह सबकी पसंद का होगा। किसी को आलू पसंद नहीं तो उसके लिए कुछ और बनेगा। किसी को दही नहीं चाहिए तो उसे मत देना। घर चलाना मतलब यही तो है, सबकी पसंद समझना। विवेक ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज से हमारी रसोई में सिर्फ खाना नहीं, समझदारी भी पकेगी। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद माधवी और उसके पति वापस विदेश जाने लगे। जाने से पहले माधवी ने नीना को गले लगाया। छोटी, अब समझ आया कि जिम्मेदारी और अधिकार में क्या अंतर होता है? नीना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ दीदी, जिम्मेदारी वह है जिसे निभाकर मन हल्का होता है और अधिकार वह है जिसे पकड़कर मन भारी। माधवी ने उसके हाथ को चूम लिया। विश्वनाथ जी दूर खड़े दोनों बहुओं को देख रहे। उन्हें लगा जैसे उनके घर में दो बहुएं नहीं, दो अलग अलग सोच थी। एक ने उन्हें यह सिखाया था कि सुविधा लेने का अर्थ गैर जिम्मेदार होना नहीं होता और दूसरी ने उन्हें यह सिखाया था कि त्याग का अर्थ दूसरों पर एहसान जताना भी नहीं होता। उन्होंने विवेक को बुलाया। बेटा, एक बात याद रखना। जी? बहू गांव की हो या शहर की, पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी, इंसान की समझ उसकी डिग्री या उसके काम से नहीं, उसके व्यवहार से दिखाई देती है। विवेक ने पिता के चरण छुए।
उधर नीना ने रसोई में जाकर गैस बंद की और बाहर आकर बरामदे में बैठ गई। आज पहली बार उसे रसोई से छुट्टी मिलने पर अपराध बोध नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया था कि परिवार को अपने हाथों से बांध कर रखना जरूरी नहीं। कभी कभी उन्हें थोड़ा खुला छोड़ देना ही रिश्तों को मजबूत करता है। और विश्वनाथ जी ने भी अपने मन में वर्षों से जमी एक धारणा को हमेशा के लिए विदा कर दिया। बहू वही अच्छी नहीं होती जो दिन रात घर में काम करती रहे। अच्छी बहू वह है जो घर के लोगों को भी अपने जीवन के साथ जीने का अधिकार दे। उस दिन मई की गर्मी ही वैसी ही थी। सूरज अब भी उतना ही तप रहा था, लेकिन उस घर के भीतर का तापमान बदल चुका था। अब वहाँ काम की गर्मी नहीं, रिश्तों की गर्माहट थी।